हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। एंड आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री का जो बैच है सीयूईटी पीजी के लिए, उसकी आज स्टार्टिंग है। आज हमारी पहली क्लास है, डेमो क्लास है, एंड आई एम रियली ग्लैड टू अनाउंस दैट वी आर स्टार्टिंग आवर बैच टुडे एंड इट विल बी आवर फर्स्ट क्लास। ओके। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये डेमो क्लास देख रहे हैं, जो भी चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना, उन सभी का एडमिशन हो जाए, है ना। और आज मैं आपको ऑब्वियसली एक चैप्टर तो पढ़ाऊंगी ही, मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट उसका। अदर देन दैट एक और चीज है कि आज मैं आपको बैच के बारे में भी अच्छे से एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगी। हालांकि हम लोग पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से इसके फीचर्स थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करना चाहूंगी, है ना। तो ये देखिए, लिखा भी है लिंक टू एनरोल इन द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन। जो इस ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, है ना। तो सीयूईटी पीजी हिस्ट्री 2024 का कोर्स है ये। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एंट्रेंस होता है आप सभी को पता होगा। लास्ट ईयर भी हमारा एक बैच आया था और काफी सारे स्टूडेंट्स, आई थिंक अराउंड अराउंड 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं। और उसके अलावा भी हम लोग मतलब काफी गाइडेंस देते हैं वहां भी। इवन वो तो उनके लिए भी है जो बैच नहीं ज्वाइन करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल तो अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे बैच की भी सारी इंफॉर्मेशन है ना। अदरवाइज आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नंबर गिवन है उस पर, है ना। और बाकी हमारे जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ उनमें से एक स्टूडेंट है जिन्हें बहुत ही अच्छा कॉलेज मिला है ऐसा, और उनका इंटरव्यू भी हम लोग ने लिया था, और वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, है ना। सो इसी तरीके से हम लोग आई गेस 3 इयर्स प्रोबेबली बच्चों की हेल्प करते आए हैं, गाइड करते आए हैं, और वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि उनके लिए जो अच्छा, जितना अच्छा हो सकता है वो करें। सो द की फीचर्स ऑफ द बैच, अब इस बैच में क्या क्या आपको मिलेगा जो जो ये बैच लेंगे, ठीक है। एक तो रेगुलर लाइव क्लासेस होंगे, इंटरेक्टिव सेशंस ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मी एज अ टीचर मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि बच्चे भी बोले, ऐसा ना हो कि मैं ही मैं बोल रही हूँ। एक मोनोलॉग के फॉर्म में, एक डायलॉग की फॉर्म में मेरी क्लासेस होती हैं मोस्टली। आपको छोटी से छोटी बात भी ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। तो वो फायदा क्या होता है, लाइव क्लासेस का होता है, वरना तो रिकॉर्डेड क्लासेस। हालांकि एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है हमने इस बार वो ये दिया है कि ऑलरेडी जो हमारा कोर्स रिकॉर्डेड है हमारे एप्लीकेशन पे, वो आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा अगर आप ये वाला बैच लेते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपको कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो वो आपके लिए हमेशा है ना। तो इस तरीके से आपको काफी बेनिफिट दिया गया है। लेकिन इसके अलावा आपकी लाइव क्लासेस भी साथ साथ चलती रहेंगी कि आपका डबल रिवीजन होता रहे। सोचिए कि आप लाइक मॉर्निंग में आपने उसी टॉपिक का एक लेक्चर देख लिया मेरा, जो रिकॉर्डेड है हमारे एप्लीकेशन पे, और इवनिंग में आपकी क्लास हो रही है लाइव क्लास, तो आपका आई थिंक उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना। तो ये इस तरीके से हमने सोचते हुए कि एटलीस्ट आपको उतना सिलेबस आपका कवर अप हो जाए तो एक दिन के अंदर अंदर, तो वो सोचते हुए हमने ऐसा किया है। बाकी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है, ये सेकंड पॉइंट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे एंट्रेंस, आपके एंट्रेंस तक आप उसको कर सकते हैं, है ना, एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डाउट क्लासेस होती हैं जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ, या वीक के एंड में जब भी टाइम होता है। टाइम इन द सेंस कि कभी वीक के बीच में भी हो सकती है कोई कोई डाउट क्लास, या फिर वीकेंड पे भी हो सकती है डाउट क्लासेस, है ना। तो वो भी होती है प्रॉपर, उसमें आपको जो भी डाउट है, छोटे से छोटा भी, इवन आपको लगता है ये स्टूपिड सा डाउट है, पर आप वो भी पूछ सकते हैं। बिकॉज मुझे पता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें सालों से समझ नहीं आ रही होती। जैसे कुछ बच्चों को टाइमलाइन समझ नहीं आती, तो लाइक बीसीई और सीई क्या है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको अगर लगता है कि आपको पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। पार्ट ए जो आता है यहाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स और मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे इसमें, क्योंकि पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका है ना, जिनका सिलेक्शन एलएसआर में हुआ है, मेरे बैच में थी लास्ट टाइम हिस्ट्री के, उन्होंने ये पॉइंट मेंशन किया था अपने वीडियो में कि किस तरीके से पार्ट ए जो है वो बहुत नेसेसरी होता है, बहुत नेसेसरी, है ना। तो उसके भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी एक तरीके से, ये बैच अगर आप लेते हैं तो आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। 25 कंप्लीट मॉक टेस्ट होंगे जिसमें क्वेश्चंस प्रॉपर होंगे, और 75 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। देखें तो हर एक एंट्रेंस के लिए
हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। आपको मैं कितना भी पढ़ा दूं या आप खुद कितना भी पढ़ लें या कितनी भी बुक्स आप कर लें कंप्लीट, लेकिन जो मॉक टेस्ट करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वो नहीं आता अदरवाइज। मतलब वो उतना अच्छे से आपका सॉल्व नहीं हो पाता है। कॉम्पिटेटिव के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी। तो 25 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट दिए जाएंगे 75 क्वेश्चंस के, और 75 टॉपिक वाइज। जो भी टॉपिक मैं कवर कराऊंगी उसके साथ छोटा सा आपको टेस्ट दे दिया जाएगा, जिससे आप दोबारा से एक बार एसेस कर सके कि आपको कितना ग्रास्प हुआ है, या कितना आपने लर्न किया है, या कितना आपको समझ में आया है। प्रॉपर नोट्स तो आपको मिलेंगे ही। मतलब जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसका प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा। स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। जैसे कि कायनात की थी, उन्होंने कुछ बात करी इस तरीके से, और भी जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग आपको गाइड, उनके उनके स्ट्रैटेजी वीडियोस के थ्रू वो लोग भी आपको एक तरीके से गाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ्स आपको बिल्कुल मिलेंगे। अगर आपको अलग से किसी बुक का पीडीएफ चाहिए, लाइक जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं सतीश चंद्र, भूपिंदर सिंह और विच एवर, अगर आपको चाहिए और आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपको वो भी यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। और जो ड्यूरेशन है बैच का, वो 120 डेज है, 4 मंथ्स, ठीक है। और व्हाट्सएप डाउट ग्रुप विल बी क्रिएटेड। हाँ, जैसे ही मतलब ये बैच का जो मतलब प्रॉपर आज तो मतलब रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन जैसे ही एक एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जो आपकी लाइव क्लासेस शुरू होंगी, वहीं पे क्लासेस का लिंक भी शेयर होगा, वहीं पे आपको नोट्स भी शेयर होंगे। वहीं पर आप कभी कभी अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, आप वहां पे डाल सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क योर डाउट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछते हैं, बिकॉज इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं बातों को, वो प्रयास कर रहे हैं। तो जब मैं स्टूडेंट्स को प्रयास करता हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। सो विल बी गिविंग यू वन कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड कोर्स दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो आपको बेनिफिट मिला है, सो दैट यू कैन किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर एनरोलिंग। जैसे ही एनरोल होंगे तो अपनी एकदम से होता है ना कि आपको कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आते हैं और आपको कुछ ही टॉपिक्स का चाहिए, लेकिन वो मैं उस पर बाद में पहुंचूंगी, है ना। तो आप उस तरीके से, ये भी एक बेनिफिट है कि आप अपना कर सकते हैं, वही वाले स्पेसिफिक टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, और फिर जब मैं लाइव क्लास कराऊंगी उसकी तब भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट या फिर व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग बैच। कोई भी आपको बैच, अब भी अगर कोई क्वेरी, हालांकि मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में ही एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या इस बैच का पार्ट होगा, तो ओवरऑल एक तरीके से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा का पूरा एक पैकेज दे दिया जाए, जिसके थ्रू आप अपना एंट्रेंस क्रैक कर लें सीयूईटी पीजी हिस्ट्री का। ऑल राइट, सो दिस वाज अबाउट द बैच। इसके अलावा वी ऑल वेलकम यू टू द बैच ऑफ सीयूईटी पीजी हिस्ट्री 2024। और आज हमारी क्लास है फर्स्ट क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री की है जो, या ओके। सो इस टॉपिक से जिन्होंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है वो सभी बिल्कुल बिल्कुल वाकिफ होंगे कि कल्चरल अवेकनिंग एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ओके, या तो सब बड़ा कर लेते हैं इसे। हम्म। तो एक बार मैं फिर से आपको कह देना चाहती हूँ, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेरी, क्वेश्चन, कोई डाउट, छोटे से छोटी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी अपने बारे में अगर मैं बताऊं, हालांकि मेरा इंट्रोडक्शन कई बार हो चुका है, सो आई डोंट लाइक गिविंग इट अगेन एंड अगेन, बट या आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम गार्गी कॉलेज इन हिस्ट्री, एंड आई ऑल्सो completed माई मास्टर्स फ्रॉम DU नॉर्थ कैंपस। सो या, तो मैंने भी ये एंट्रेंस क्रैक किया था, सो आई काइंड ऑफ नो। और काफी मैंने भी क्वेश्चंस, काफी मॉक बहुत सॉल्व किए थे। तो अगर मैं बताऊं तो मॉक बहुत जरूरी होते हैं सॉल्व करने पेपर के लिए, है ना। तो आई नो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, आई बी वेरी कोऑपरेटिव, है ना। आपको समझ में आना और आपको समझाना, यही मेरा मेन मोटिव है। मेरा उद्देश्य जो है इस बैच में वो यही रहेगा कि आप लोगों की किसी भी तरीके से पूरी की पूरी मदद हो सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं, ये मेरा पढ़ाने का पैटर्न है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिडिवल से थोड़े से कम देखे जा रहे हैं, एंशियंट और मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर करती हूँ, क्योंकि बाद के लिए अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो थोड़ी बड़ी है तो प्रेशर भी हो जाता है ना। और इसमें आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है कल्चरल अवेकनिंग एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट 19th एंड 20th सेंचुरी का, है ना। 19वीं से 20वीं जो सदी है उसमें जो रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है। सोशल मतलब सोशल फील्ड, सोशल सोसाइटी में, या फिर आपका रिलीजियस रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं एक तरीके से। जैसे रिलीजन में कुछ चीजें होती हैं ऐसी
ऐसा उस टाइम के जो रिफॉर्मर्स है उनको लगने लगा था कि कुछ चीजें हैं जो हमें रिफॉर्म करनी चाहिए खुद से, है ना। तो वो हमें रिफॉर्म करनी चाहिए, उस तभी हम ब्रिटिशर्स से लड़ने के लायक होंगे। जैसे कुछ जब ब्रिटिशर्स थे तो वो हम लोगों को ट्रीट करते थे दैट वी आर डेकेडेंट, स्टेगनेंट, है ना। दैट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिस्ट एज वेल, कि भाई इनके कस्टम्स, देयर कस्टम्स आर बैकवर्ड, दे आर स्टेगनेंट, एंड देयर आर सो मेनी सोशल इविल्स। तो ये सब सोचते हुए क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि भाई ये तो एकदम तो उन बिल्कुल स्टेगनेंट है, ये तो एकदम बेकार है। तो उसके लिए क्या हुआ कि यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, है ना, ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने। काफी रिफॉर्म्स हुए जैसे सती प्रथा के खिलाफ, है ना। तो या फिर विडो मैरिज, है ना, जो विधवा है वो दोबारा से शादी कर सकती हैं, इस तरीके की जो चीजें थी, वो जो रिलीजियस नॉर्म्स थे, है ना, जो नियम है एक तरीके से धर्म के अकॉर्डिंग, तो वो उन चीजों को थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज लाके कि भाई अब मॉडर्न टाइम आ चुका है तो उसको चेंज करना चाहिए, तो ये उन लोगों ने सोचा, है ना, जिससे कि वो लोग ब्रिटिशर्स को एक स्टिफ कंपटीशन दे सकें, और जो ब्रिटिशर्स हमें डेकेडेंट एक तरीके से कंसिडर करते हैं वो ना करें। उसके कारण भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये जो एक तरीके से ये जो सोच आ रही है, ये जो नई सोच आ रही है 19वीं सेंचुरी में जो रिफॉर्मर्स की, वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिल रही है, फ्रॉम वेयर आर दे गेटिंग इन्फ्लुएंस फॉर दिस, हाउ आर दे एक्चुअली getting such ideas that we should remove these social labels. I basically told you the reason, मैंने आपको कारण बताया है कि क्यों ऐसा वो कर रहे थे। मेन ये कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें ऐसा कंसिडर ना करें, लाइक या ओके, सॉरी, ओके। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें डेकेडेंट कंसिडर ना करें। ऑल राइट, सो वी आर इन अ रीड ऑफ रिफॉर्म। ये थिंकिंग कहाँ से आती है? So let me read it out now. I hope समझ में आ गया होगा। During the course of 19th and early 20th century, there was an all-round urge developing among the educated middle class to reform the prevailing society, its ritualistic and religious norms that was otherwise considered decadent and stagnant by the British rule। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था, एजुकेटेड, है ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, they were thinking कि that we need to seriously reform the rituals, है ना, the religious norms, जो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग कुछ कायदे कानून नियम है एक तरीके से, तो उनको थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना जरूरी है। वी नीड टू चेंज द रिलीजियस नॉर्म, द रिचुअलिस्टिक नॉर्म्स, है ना, जो कि अदरवाइज ब्रिटिशर्स के द्वारा डेकेडेंट और स्टेगनेंट या बैकवर्ड कुछ भी आप कह सकते हैं कंसिडर किए जाते हैं। तो जो मिडिल क्लास थी वो बहुत इन्फ्लुएंस, अब देखिए कारण देखिए इसके, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव नेचर, वेस्टर्न सोसाइटी की जो प्रोग्रेसिव नेचर थी ना, प्रोग्रेसिव नेचर मतलब कि आगे बढ़ता हुआ, है ना, एक तरीके से वो लोग आगे बढ़ना चाहते थे हर चीज से, कि भाई जो चल रहा है वो तो है ही, लेकिन आगे भी दे वांटेड टू जस्ट मॉडर्नाइज देयर सोसाइटी मोर एंड मोर। ओके, अब क्या है कि जो, और इसका रीजन था कि वो लोग इंग्लिश एजुकेशन उनको मिला, है ना, दे गॉट इंग्लिश एजुकेशन, और दैट बिकेम द कैटलिस्ट ऑफ रिफॉर्मिंग द इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनलिज्म एंड क्रिटिकल एनालिसिस टू द नेटिव्स। तो उससे क्या हुआ कि ये जो इनकी शिक्षा दी गई है ना, ब्रिटिशर्स ने, आपको ये चीजें बता देती हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे स्पेसिफिकली, जो मकावले थे, है ना, तो वो लोगों ने एजुकेशन पे काफी फोकस करा था, कि इंडियंस को स्पेसिफिकली मिडिल क्लास को एडुकेट कराया था, उन्होंने शिक्षा दी थी लेकिन इंग्लिश एजुकेशन, सो दैट वो लोग मिलके सब ना उनके लिए वो कर सकें, एक उनके जो लोअर पोजिशंस है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उसको फिल कर सके, है ना। तो ये था उनका रीजन। तो मतलब ऐसा था, कोई ऐसा बहुत बलमनसाहत नहीं थी उनकी कि भाई हाँ हमें पढ़ाना है, हमें शिक्षित करना है भारतीयों को, ऐसा नहीं था। इट वॉजंट लाइक दैट, दे जस्ट वांटेड somebody टू डू देयर वर्क, ओके, एंड फॉर दैट दे चूज द मिडिल क्लास एंड दे एजुकेटेड देम। तो लेकिन इस एजुकेशन के साथ उनके लिए ना ये एक कैटलिस्ट बन गया, एक बदलाव का कारण बन गया, है ना, कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाए, रेशनलिज्म के या क्रिटिकल एनालिसिस के एक तरीके से ना कॉन्सेप्ट्स को ग्रो करवा के, भाई आपके माइंड में आ जाता है रेशनली सोचना। रेशनली सोचने का मतलब होता है जब आप सही या गलत के बीच में डिफरेंशिएट करें, है ना, क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में आप अपनी सोच अपनी तरफ से सोचें, है ना, अपना दिमाग लगाएं उस चीज में, तो वो होती है द क्वालिटी ऑफ रेशनलिज्म। तो उसकी तरह से ऐसा नहीं कि भाई जो पीछे से आ रहा है चलता हुआ वही मान लिया और वही सही है ना। तो रेशनलिज्म क्या एक जो है कॉन्सेप्ट, वो शिक्षा से ही आता है और आना बहुत जरूरी है। Hence, this reformation had several reasons which are stated below.
ब्रीफली टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट, तो ये है कि कुछ कारण यहाँ देखिए अब लिखे गए हैं जिसकी वजह से ये रिफॉर्म्स आए। तो मैं बहुत मतलब हालांकि इस पे एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि काफी बच्चे मेरे पास आते हैं जिनका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं होता है, तो ये उनको ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। अब क्या है कारण, द सोशल इविल्स लाइक द कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड प्रैक्टिस ऑफ सती, post widowhood, etc., seems illogical to the now educated middle class Indians, and hence they felt there is an urgent need of reforms. अब क्या है कि जो सोशली जैसे कास्ट सिस्टम है ना, जातिवाद है, या चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह है ना, सती प्रथा है, द प्रैक्टिस ऑफ सती, पोस्ट विडोहुड जो विधवा धर्म निभाया जाता था, है ना, तो वो सब क्या है ना, और उनको दोबारा से शादी करने की अनुमति नहीं थी, तो ऑल दीज सोशल इविल्स तो वो उनको इलॉजिकल लगने, जब आपको शिक्षा मिलती है, आप शिक्षित होते हैं ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि क्या क्या चीजों में बदलाव जरूरी है। तो इसी तरीके से उनको भी समझ में आ गया कि ये सारे जो कस्टम्स हैं वो एक तरीके से एक सोशल इविल है, और ये सामाजिक बुराई है ये हमारी, इसको दूर करना चाहिए, है ना, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए। Magic, superstition, animal sacrifice, and physical torture in the name of rituals and religious practice are clearly understood by the reformers. किस तरीके से जो सुपरस्टिशन अंधविश्वास हो गए, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी कुछ रिचुअल्स में, फिजिकल टॉर्चर किया जाता था, तो वो भी बंद हो गया, उनको समझ में आ गया कि लाइक दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। The social religious reformers place much focus on spreading modern education। मतलब उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वही एक तरीके से वेपन है जिसके थ्रू हम लोग लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि मॉडर्नाइज कर सकते हैं कि ये जो सोशल इविल्स हैं, ये सब जो रिचुअल्स आप फॉलो करें कुछ कुछ, जैसे सती प्रथा हो गया, या बाल विवाह हो गया, चाइल्ड मैरिज एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती, दीज आर समहाउ इलॉजिकल। तो ये किस तरीके से आप समझा पाएंगे जब आप शिक्षा देंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे। सो यू नीड टू स्प्रेड education। So they focused on the spread of education, which according to them is the most significant tool to modernize and reform the Indian society. As I already told you, they consider it as the weapon to just modernize them, change them, and to have the to actually establish the element of rationality and critical analysis within their minds. All right. The newly emerging middle class had undergone Western education and were aware of the advances in the West. तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे, इंग्लिश एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, अंग्रेजी में उन्हें शिक्षा मिली थी, तो उसकी वजह से वो लोग क्या है, अवेयर थे जो वेस्ट में एडवांसेस है या वहां पे जो चल रहा है ना चेंजेस, उससे वो लोग काफी इन्फ्लुएंस थे। द प्रोग्रेसिव आइडियाज ऑफ वेस्ट, कहाँ कहाँ से उनके आइडियाज आए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आप सभी को पता होगा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारे की भावना। along with the enlightenment and renaissance, है ना, तो वहां पे जो चेंजेस आए थे वेस्ट में, जो लोगों ने हिस्ट्री से ही एक ग्रेजुएशन किया उन्हें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि एनलाइटनमेंट और रिनेसा क्या है। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा तो जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स पढ़ाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिकली एक मूवमेंट्स थे जहाँ पे इसी तरीके के थॉट्स, रेशनैलिटी, है ना, एनालिसिस करना, सही गलत में डिफरेंशिएट करना, बहुत सारे थिंकर्स और फिलोसफर्स ने इस तरीके की थ्योरीज दी थी। तो उस पूरे पीरियड, उस पूरे मूवमेंट को एक तरीके से ना, उस पूरी अवेकनिंग को हम एनलाइटनमेंट कह देते हैं, है ना। तो दे आर द रूट्स ऑफ रेशनैलिटी इन्फ्लुएंस रिफॉर्मर्स इन इंडिया। तो इस चीज ने भी इंडियन रिफॉर्मर्स को इन्फ्लुएंस किया। देखिए, देखिए नीचे फिर से लिखा है, ये व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। Many Indians wanted to deny the superiority of Western culture, hence spoke of such social evils as false interpretations of their religion and culture। देखिए, एंड रादर द एक्चुअल वन इज इम्पेकेबल। वो लोग ऐसा भी कुछ इंडियंस मानते थे या प्रूव करना चाहते थे, इसलिए भी चेंज लाना चाहते थे कि भाई वो अपने कल्चर की सुपीरियोरिटी प्रूव करना चाहते थे कि भाई हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ है नहीं। लाइक स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने क्या बोला, गो बैक टू द वेदास। तो मतलब क्या है कि हमारे रिलीजन जो एक्चुअल है उसमें ऐसा कुछ नहीं, ये तो लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया है, और जो एक्चुअल हमारा प्योर रिलीजन है वो इम्पेकेबल है, फॉल्टलेस है ना। तो दैट वाज आल्सो द रीजन टू जस्ट ब्रिंग अप सो मेनी रिफॉर्म्स। The introduction of modern press, the reformers were able to better disseminate their ideas to ward of the social evils। जो प्रेस का, मॉडर्न प्रेस का जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, है ना, प्रिंट के माध्यम से एक तरीके से वो लोग काफी अपने आइडियाज को डिसेमिनेट कर पा रहे थे। ब्रिटिशर्स जो है वो उन्होंने जस्टिफाई किया था कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन को, किससे, विद द थ्योरी ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन से टू सिविलाइज द इंडियन। मतलब वो इसे मानते थे कि ये जो हम लोग कर रहे हैं
तुम लोगों को कोलोनाइज नहीं किया है हम लोगों ने। हम लोग तो एक तरीके से ये बर्डन ले रहे हैं तुम लोगों को सिविलाइज करने का, तुम लोगों के अंदर ये तुम्हें शिष्ट बनाने का, एक तरह से ना, तो सिविलाइज। अब क्या है, ये रिफॉर्म मूवमेंट दो प्रकार के थे, एक रिफॉर्मिस्ट और एक रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट देखिए, वे आर द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू चेंज द रिग्रेसिव एज ओल्ड वैल्यूज कस्टम्स एंड नॉर्म्स टू इनकलकेट द प्रोग्रेसिव एंड न्यू नॉर्म्स। कि मतलब जो भी पुराने चले आने वाली कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो अब के टाइम में एकदम क्या बोलते हैं उसे, इलॉजिकल हो गई हैं। हम्म तो वो वैल्यूज कस्टम्स और नॉर्म्स में थोड़ा सा चेंज लाएं और उनको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाएं। तो वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे। और एक रिवाइवलिस्ट, they believe to go back to the pure form of religion which never consisted of any kind of imperfections and evils, and these were later introduced। तो उनका कहना ये था, जो रिवाइवलिस्ट थे, कि भाई हमारा जो एक्चुअल रिलीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको रिवाइव करिए। उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं थे, ये तो बाद में जो आपने उसको इंटरप्रेट किया है उसमें फॉर्म में, तो उसमें फॉल्ट है। बाकी जो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजन है, हमारे धर्म का जो प्योर फॉर्म है, उस पर हम वापस जाएंगे, तो ऐसा कोई भी इविल उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके के जो मूवमेंट्स थे वो उन्हें रिवाइवलिस्ट कहा गया था। ठीक है। अब आती है मेन चीजें जिनके बारे में आपको सारे ही पॉइंट्स याद रखने होंगे। अभी तक तो मैं आपको थोड़ा सा समझा रही थी बैकग्राउंड इस चैप्टर का। नाउ इट बिगिंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में, है ना। तो अब देखिए, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मैं फ्रेमवर्क बताती हूँ आपको पहले थोड़ा सा इन सबको पढ़ने का। वो ये है कि जितने भी मैं आपको मूवमेंट्स के बारे में, समाज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, मैं जो भी आपको बताऊंगी, पहली चीज तो बहुत फैक्चुअल वे में बताऊंगी। और दूसरा ये, इन सबके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए, पहली चीज, ईयर। जैसे ब्रह्मो समाज है, इसका ईयर, इनके फाउंडर, ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या था, मतलब क्या क्या इन्होंने किस किस चीज के अगेंस्ट इन्होंने बोला है, मेनली ये। ठीक है। अगर इसमें चलते आगे चल के कोई स्प्लिट हुआ है, कोई दो ब्रांच बन गई है इसकी, वो, या फिर फोर्थ पार्ट, अगर इसकी वजह से कोई मेजर चेंज आया, जैसे ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स की वजह से प्रैक्टिस ऑफ सती को एबॉलिश कर दिया गया था। सती प्रथा खत्म कराई थी उन्होंने अपने एफर्ट से, राजा राम मोहन रॉय के प्रयास की वजह से ही हुई थी। तो इस तरीके की कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई है, इंपॉर्टेंट घटना या इंपॉर्टेंट चीज को हटाया गया है, कोई चेंज आया है, there is any change that has happened because of the efforts of any of the reformer, any of the samaj, which I'll be teaching you, तो वो आपको याद रखना है। तो मेन यही पांच चीजें आपको याद रखनी है। ओके। और यही इसमें मेनली लिखा हुआ है। अब चलिए आगे चलते हैं। फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना करी थी कब, 1828 में, 1828 में। अर्लियर कॉल्ड ब्रह्मो सभा, पहले इसको ब्रह्मो सभा भी कहा जाता था। इट मेजरली स्पोक अगेंस्ट आइडलेट्री, इविल रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, सेक्रीफाइसेस एंड प्रीस्टहुड। ठीक है। तो मेनली आइडलेट्री यानी कि जो मूर्ति पूजन होता है ना, उसके अगेंस्ट। इविल रिचुअलिस्टिक, जो भी ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें फिजिकल टॉर्चर इन्वॉल्व है या फिर कुछ ऐसा है जो बिल्कुल बेसलेस है, तो उसके अगेंस्ट बोला है। सेक्रीफाइसेस, बलि चढ़ाने को, है ना, मेनली इनके अगेंस्ट इन्होंने बोला है। वर्शिप वॉज सपोज टू बी परफॉर्म थ्रू प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड रीडिंग ऑफ द उपनिषद्स। उपनिषद्स होते हैं एक्चुअली वैदिक पीरियड जो था हमारा, वेदों वाला पीरियड, उसमें एक और टेक्स्ट होते हैं उपनिषद। ओके। when I'll be teaching you ancient history, I'll tell you in detail about उपनिषद, बट अभी आप ये सोचे कि उपनिषद की रीडिंग आप बस पूजा करिए, प्रे करिए, मेडिटेट करिए और उपनिषद पढ़िए। यही इसी तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए। इसके अलावा सेक्रीफाइसेस करना, है ना, तो या बलि चढ़ाना, है ना, मूर्ति पूजनी, ये सब गलत था उनके अकॉर्डिंग। एम्फेसिस लेड ऑन चैरिटी, बेनेवलेंस एंड मॉरलिटी, पाइटी, मतलब कि आपको बेनेवलेंट होना चाहिए, दूसरों की मदद करिए आप, है ना, दूसरों के लिए काइंड रहिए। तो इस तरीके की मोरालिटी सिखाई जाती थी, एथिक्स सिखाए जाते थे उसके अकॉर्डिंग। बाद में जो इसकी लीडरशिप थी वो किसने ले ली थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब, 1842 में। वो अर्लियर द, वो पहले किसके हेड थे, तत्वबोधिनी सभा के, कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने इसकी लीडरशिप ले ली, किसकी, ब्रह्मो समाज की, बाद में 1842 में। द पर्पस ऑफ बोथ द सभास वर सेम एंड ही मर्ज द टू। ठीक है, इन दोनों का सेम ही था, मतलब ब्रह्मो समाज और तत्वबोधिनी सभा का जो मोटिव था वो सेम ही था, है ना, तो उन्होंने इनको मर्ज कर दिया था। 1857 में केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाया गया था इस समाज का, है ना। तो उन्हीं के पीरियड में बंगाल के बाहर भी ये एक्सटेंड हुआ, है ना, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, जिनको जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, मद्रास, पंजाब और बॉम्बे तक इसके रूट्स फैल गए इनके अंडर, केशव चंद्र सेन के अंदर। सेन रेडिकली कट द समाज फ्रॉम द हिंदू मूविंग्स एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन इंक्लूडिंग इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड पारसी।
He openly supported intercaste marriages too. Due to the charges of extremism, he was debarred from his position in 1865. अब देखिए, उन्होंने क्या है कि थोड़ा रेडिकल हो गए थे जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने पूरी तरीके से ही हिंदू रूलिंग स्क्रिप्चर्स इन सब से बिल्कुल अलग कर दिया था, है ना। यहाँ तक कि किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस से बिल्कुल अलग हटा दिया था इसको, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी, कोई भी रिलीजन हो, उससे काफी अलग हटके ही इन्होंने नॉर्म्स, कुछ नियम कायदे बना दिए थे। तो इसलिए उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस को भी बहुत ओपनली सपोर्ट किया। तो तब इतना राइप नहीं हुआ था, तब ऐसा समय नहीं आया था कि एकदम से इतना रेडिकल चेंज एकदम ग्रेजुअली आ जाए, सॉरी इतना स्पॉन्टेनियसली आ जाए। ग्रेजुअल, इट हैज टू बी ग्रेजुअल, ओके। सो ड्यू टू द चार्जेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म ही वाज डिबेयर्ड, उनको अपनी पोजीशन से 1865 में हटा दिया गया था। द समाज वॉज देन स्प्लिट इनटू टू डिविजन, समाज को फिर दो डिवीजन में हो गए थे। द ओल्डर ब्रह्मो समाज, इट वॉज हेडेड बाय, दोबारा से देवेंद्रनाथ टैगोर को बना दिया गया था और उसे आदि ब्रह्मो समाज कहने लगे। और जो नया वाला था वो केशव चंद्र सेन ने अपना बना लिया था, जिसको कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कहा गया 1866 में। बाद में 1878 में सेन के कुछ फॉलोअर्स ने ही डिटैच फ्रॉम हिम, उनसे अलग हो गए, ठीक है। सिंस, किस लिए, क्या कारण रहा उसका, कि उनकी खुद की तो बहुत रेडिकल पोजीशन थी कि ऑर्थोडॉक्स तरीके से जो शादियां होती हैं, लाइक टोटल प्रॉपर, व्हाट यू पीपल कॉल द बिग फैट इंडियन वेडिंग, जिसमें सारे नॉर्म्स माने जाते हैं, तो वो उसको काफी अपोज करते थे। लेकिन उन्होंने खुद अपनी 13 ईयर ओल्ड, है ना, कि बेटी की शादी महाराजा ऑफ कूच बिहार से कर दी थी, सारे ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो एक तरीके से उनको हिपोक्रीट मान लिया उनके खुद के फॉलोअर्स ने कि भाई आप हमें तो मना करते हैं और आप खुद करते हैं, है ना। तो दीज फॉलोअर्स सेटअप उन्होंने एक अलग बना लिया था फिर साधारण ब्रह्मो समाज। दीनदयाल कॉलेज लाहौर में ओपन किया गया था 1910 में, जहाँ पे ब्रह्मो समाज के जो आइडियाज थे वो प्रमोट किए जाते थे बाय दीनदयाल ट्रस्ट। ऑलराइट, अब हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो कि जरूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए आ जाते हैं कुछ, जैसे कि ब्रह्मो समाज का डेट आ सकता है, या राजा राम मोहन रॉय के ऊपर जनरली क्वेश्चंस आते हैं। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो प्रोफिशिएंट थे काफी लैंग्वेजेस में, जैसे अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, है ना, और यूरोपियन लैंग्वेज जैसे लेटिन, इंग्लिश एंड फ्रेंच। काफी सारी भाषाएं का उनको ज्ञान था, काफी सारी भाषाएं आती थी। आइडिलेटरी मूर्ति पूजन को वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, यानी कोटेड फ्रॉम द वेदास, वेदास से कोट करते थे बहुत सारी चीजें। वेदास जो है हमारे चार वेद, है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनसे काफी कोट करते थे अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए कि भाई ऐसा तो वेदों में भी लिखा है जो मैं बता रहा हूँ। उपनिषद को भी उन्होंने काफी यूज किया है री इंटरप्रेट करने के लिए जो ऑलरेडी प्रिवेलेंट रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स है ना। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत अलग है जो एक्चुअली में दिया हुआ है और हम लोग जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो बहुत अलग है, और कैसे एक ह्यूमैनिटेरियनिज्म, एक इंसानियत का जो एस्पेक्ट है वो उसमें काफी ज्यादा है, ठीक है। ही डिनाइड द डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट बट एक्सेप्टेड द ह्यूमैनिज्म ऑफ यूरोप, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की जो डिविनिटी है उसको डिनाई किया था, और जो ह्यूमैनिज्म था यूरोप का, लेकिन उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। मोनोथिज्म, मोनोथिज्म का मतलब होता है कि लाइक व्हेन यू बिलीव इन ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। उन्होंने इस आइडिया को उपनिषद से लिया था और उन्होंने उसको वैलिडेट कर दिया था कि भाई ये उपनिषद से है, और इस तरीके से उन्होंने उस आइडिया को वैलिडेट करा कि मोनोथिस्टिक होना चाहिए हर एक को। हिज वर्क्स, उनके काम है ये भी, देखिए ये भी आपको याद रखने बहुत जरूरी है, एग्जाम में काफी आ जाता है। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट उन्होंने 1809 में लिखा था। A translation of Vedas and Upanishads into Bengali used to staunchly promote monotheism। अब उन्होंने ये मेनली मोनोथिज्म प्रमोट करने के लिए करा था। एंड इट वाज अ ट्रांसलेशन, वेदास को और उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट करता, क्योंकि ये पूरा बंगाल बेस्ड मूवमेंट था। तो ही यूज टू प्रमोट मोनोथिज्म, मैं ऑलरेडी बताया आपको, दैट यू बिलीव इन वन गॉड, दैट देयर इज ओनली वन गॉड, वन रियलिटी। परसेप्ट्स ऑफ जीसस इन 1820, ये भी एक उनका वर्क है, इन विच ही सेपरेटेड द मिरेकल्स फ्रॉम द फिलोसफिकल एंड मॉरल मैसेजेस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, है ना। कैंपेन फॉर द एबॉलिशन, अब मेनली देखिए इनका एक और काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कैंपेन करा था एबॉलिशन ऑफ सती के लिए, कि भाई जो सती प्रथा है उसको हटाना चाहिए ऑन ह्यूमन एंड रेशनल ग्राउंड्स, कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का हस्बैंड अगर की डेथ हो, आई होप सती प्रथा सबको पता होगा क्या होती है। फिर भी अगर किसी, मैं बता देती हूँ, अगर किसी भी लेडी का हस्बैंड जो है, इफ ही डाइज, तो उसके बाद क्या होता था, उसका जो फ्यूनरल पायर होता था उसमें उसको भी जला दिया जाता था, उस लेडी को एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो भी जल जाए, बिकॉज
You have no life after your husband. Your life is meaningless after your husband. So that is what they believed, and it is definitely very baseless and shallow. Yeah. So sorry for I got carried away. Okay. So this led to the, हाँ, तो उनके ये जो एफर्ट्स थे एबॉलिशन ऑफ सती में, तो दिस लेड टू द एबॉलिशन ऑफ सती। तो ये जो सती थी, सती प्रथा थी, वो एबॉलिश हो गई थी उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी करा है। तो एबॉलिशन ऑफ सती थ्रू द गवर्नमेंट रेगुलेशन इन 1829, ठीक है, 1829 में फाइनली पास हुआ था ये, है ना, गवर्नमेंट रेगुलेशन, एंड इट वाज पास ऑन December 4 बाय द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके एफर्ट से, इंपॉर्टेंट यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक, राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से। दूसरा, इसका डेट 1829, 4 दिसंबर। और तीसरा, कौन से गवर्नर जनरल इसमें इन्वॉल्व थे। ये मैंने 2-3 बार देखा है, ये क्वेश्चन नेट के पेपर में भी मैंने एक बार देखा था, थोड़े पुराने हालांकि। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके। ऑल्सो कैंपेन्ड अगेंस्ट पॉलीगैमी, पॉलीगैमी के अगेंस्ट, है ना, कैंपेन्ड, यहाँ पे दिस इज टाइपो, टाइपिंग एरर, इट्स PAIGNED, नॉट PAUGNED। सो ये कैंपेन अगेंस्ट पॉलीगैमी, पॉलीगैमी जिसको नहीं पता है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा पत्नी रखना, मतलब पत्नियों से शादी करना, विवाह करना, तो वो दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। चाइल्ड मैरिज आप सब जानते हैं, बाल विवाह, इन्फेंटिसाइड एंड सपोर्टेड द फीमेल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। तो इन सब के अगेंस्ट, पॉलीगैमी के अगेंस्ट, बाल विवाह के अगेंस्ट, इन्फेंटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड स्पेसिफिकली व्हेन शी इज इन द वूम। तो या, तो उसको उसी पहले ही, पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। तो इन सब प्रथाओं के अगेंस्ट में उन्होंने बोला। और जो फीमेल्स हैं, है ना, उनके प्रॉपर्टी के लिए, कि भाई उनके जो प्रॉपर्टी में अधिकार है, तो उसको दिलाने के लिए भी उन्होंने कैंपेन किया। उन्होंने अपनी एक एसोसिएट हेल्प हिज एसोसिएट डेविड हेयर, डेविड हेयर को उन्होंने हेल्प किया था टू फाउंड द हिंदू कॉलेज इन 18, वेरी इंपॉर्टेंट, 1817 में हिंदू कॉलेज फाउंड किया गया था बाय डेविड हेयर, और उसमें उनकी हेल्प राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। उन्होंने खुद, राजा राम मोहन रॉय ने कॉलेज यानी कि वेदांता कॉलेज एस्टैब्लिश करा था, कब, 1825 में, विच टॉट बोथ, जिसमें वेस्टर्न और इंडियन लर्निंग दोनों सिखाई जाती थी। एज अ जर्नलिस्ट एंड लिंग्विस्ट, जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स वो जर्नलिस्ट थे, ही यूज द प्रेस एंड लिंग्विस्ट, डेफिनेटली मैंने आपको शुरू, लिंग्विस्ट का मतलब होता है एक एक इंसान जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, बहुत सारी भाषा आती है, तो दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। तो ही रोट इन सेवरल जर्नल्स, उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स में लिखा, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, पर्शियन में, सारी भाषा में आती थी। उन्होंने इस तरीके से सारे इश्यूज के बारे में अपनी अपने विचार लिखे, किस तरीके से हमें इन सबको फॉलो नहीं करना चाहिए। सो ही रेज्ड इश्यूज लाइक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ, ये देखिए बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और बैच के रिगार्डिंग मैं फिर से बता देती हूँ, कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना, इन विच एवर टाइम। एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन करिए ही, इसके डिस्क्रिप्शन से, है ना। बाकी इसी के डिस्क्रिप्शन में बैच में एनरोल करने का डायरेक्ट लिंक भी है, तो आप वहां से हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसमें हम और आपको अच्छे से पूरा का पूरा पैकेज देंगे, जो भी ऊपर लिखा था वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उन्होंने प्रेजेंट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में लिखा उन जर्नल्स में, एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस के बारे में भी लिखा, कि भाई जो टैक्स फ्री लैंड होते हैं उसके आप टैक्स क्यों ले रहे हैं उस पे, है ना। उन्होंने बोला कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडियन हैं, उनको भी सिविल सर्विसेज में आप इंक्लूड करिए। ये जो ट्रेडिंग राइट्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको हटा दीजिए, वो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसको रिड्यूस करिए इंडियन गुड्स पे, और सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। तो ये कुछ इश्यूज हैं, ये तो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं है, बट इतना मुझे लगता है हार्ड भी नहीं है। सो दिस वाज अबाउट ब्रह्मो समाज एंड राजा राम मोहन रॉय। मैं ये नहीं कहूंगी कि चांसेस 85% चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन आता है, मतलब ब्रह्मो समाज से नहीं, इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन पक्का, तीन तीन भी आ जाते हैं, कभी कभी इससे आते ही हैं। यंग बंगाल मूवमेंट अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट्स नॉट एज लॉन्ग एज ब्रह्मो समाज, ज्यादा नहीं है इसमें। देखिए हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा ये फाउंड किया गया था यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, एक स्टार्टेड अ न्यू इंटेलेक्चुअल ट्रेंड एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इन्होंने एक वो लेकर, क्या बोलते हैं, प्रेरणा लेकर इसको शुरू किया था, है ना, प्रारंभ किया था।
ही वॉज अ टीचर एंड डिसेमिनेटेड, वो खुद एक टीचर थे और उन्होंने आइडिया, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रेशनैलिटी, सही गलत में डिफरेंशिएट करने की जो एक कैपेसिटी होती है ना, आपके अंदर एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है, तो वो उन्होंने उन आइडियाज को क्रिटिकल एनालिसिस करना, किसी चीज के बारे में सोच समझ कर, है ना, या लिबर्टी इक्वालिटी, कि सब समान, एक समान है, सबको एक समान तरीके से आप ट्रीट करिए, इक्वालिटी लाइए, है ना, फ्रीडम, है ना, तो इस सब के आइडियाज को उन्होंने प्रमोट किया था। उन्होंने विमेन राइट्स के लिए भी काफी काम किया है उनकी, और विमेन की, औरतों की एजुकेशन के लिए भी उन्होंने, महिलाओं की एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए काम किया है। उसके बारे में भी उन्होंने आइडियाज अपने डिसेमिनेट करना मतलब फैलाना, अपने आइडिया स्प्रेड करना। डेरोजियंस ऑफर्ड रेडिकल अपोजिशन टू डिकेडेंट कस्टम्स, मतलब मेनली उनका यही था कि जितने भी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा एकदम बेसलेस हो गए हैं, तो उनको, उनके अगेंस्ट में लिखना, बोलना, समझाना लोगों को। तो एक तरीके से एक ट्रेंड ही था, द इंटेलेक्चुअल एंड रिवॉल्यूशनरी टेंडेंसी वाज कॉल्ड, यही जो ओवरऑल है कि भाई, सॉरी, तो ये जो प्रमोशन ऑफ these kind of thoughts, तो by Henry Vivian Derozio and the other Derosians, it was called the Young Bengal Movement. So Henry Derozio was also removed from Hindu College due to his radicalism. अपनी इन सब चीजों के लिए, रेडिकल होने की वजह से, उनको 1831 में अपने हिंदू कॉलेज से हटा भी दिया गया था, टीचर के पोस्ट से। और जो डेरोजियंस थे, तो उनको ज्यादा मोबिलाइज नहीं कर पाए मासेस को अपने रिफॉर्म्स के लिए, बट कहीं ना कहीं उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रहा है ना, ऑन द अदरवाइज स्टेगनेंट सोसाइटी, जो कि सोसाइटी बिल्कुल भी उस समय प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी, उसमें उनका काफी योगदान रहा है। ऑल राइट, या नेक्स्ट इज प्रार्थना समाज। इट वाज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन इन 1867 इन बॉम्बे। ठीक है, actually there is a little bit confusion, and but I prefer आत्माराम पांडुरंग का नाम भी आप इसमें याद रखिए। फाउंडर्स में कुछ जगह मेंशन होता है केशव चंद्र सेन, कुछ जगह मेंशन होता है आत्माराम पांडुरंग, लेकिन आप मतलब इन द सेंस दोनों याद रखिए। अगर आपके ऑप्शन में दोनों है तो आत्माराम पांडुरंग आप मार्क करिए, इस चीज को आप, इस पॉइंट को लिख लीजिए। बाकी जब मैं आपको ये नोट्स फॉरवर्ड करूंगी तो मैं भी इसमें मेंशन कर दूंगी। कब किया? 1867 में किया। कहाँ किया? बॉम्बे में किया। मेजर लीडर्स कौन थे? महादेव गोविंद रानडे और एमजी रानडे। इनको क्या भी कहा जाता है? सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावरकर। ये तीन लोग हैं। मैंने आपको बताया था लीडर का नाम, ईयर, जगह और उनका मेन मोटिव। ये चार चीजें आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में मेनली याद रखनी है, क्या उनकी वजह से कोई मेजर चेंज आया तो वो। मोनोथिज्म पे उन्होंने फोकस करा, है ना, वही कि देयर इज ओनली वन गॉड। ऐसा नहीं है कि आपको इतने सारे देवी देवताओं की या इनकी पूजा करनी है। देयर इज ओनली वन गॉड एंड यू कैन बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप हिम और हर, इन विच एवर फॉर्म यू फाइंड हिम। तो या, है ना, और उन्होंने कहा कि जो ट्रू लव ऑफ गॉड है वो लाइज इन द सर्विस ऑफ गॉड चिल्ड्रन, की मतलब जो असली, अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो एक तरीके से उनके बच्चों की, यानी कि उनके बनाए हुए ह्यूमन बींग्स के हेल्प करके आप कर सकते हैं। दैट इज द रियल वर्शिप अकॉर्डिंग टू देम। उनका मेन एजेंडा क्या था? women और एजुकेशन को प्रमोट करना। दे प्रमोटेड वुमेन एजुकेशन, दे सपोर्टेड विडोरी मैरिज, रेजिंग, एंड दैट इज फॉर रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन द अपोजिशन टू कास्ट सिस्टम। तो जस्ट यू नो दिस आर वेरी सिंपल। एक तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट किया है। उन्होंने जो विधवा है, विधवा महिलाएं हैं, उनकी दोबारा से शादी हो, और हो सके उस पे कोई रोक ना लगाए। और जो रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज है ना, जो शादी की उम्र है वो पहले बहुत कम हुआ करती थी, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी उम्र में विवाह हो जाया करते थे पहले, तो वो ना हो। और जो हमारा जातिवाद है ना, जो जाति प्रथा है, उसको भी अपोज किया जाए। ओके, सो दीज वर द agendas, main agendas of Pratna Samaj. I hope you understand. And so this was all about it. And then the Arya Samaj, I think this probably will be the last topic I'll be teaching, or maybe one more. Yeah. आर्य समाज फिर से किसने फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ईयर 1875, कहाँ पे? बॉम्बे में। बाद में उनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो लाहौर में शिफ्ट हो गए थे, और उनके बेसिक प्रिंसिपल्स को भी रिवाइज किया गया था 1877 में लाहौर में ही। सरस्वती ने जो है वेस्टर्न आइडियाज को, है ना,
उस उन सबको एकदम रिजेक्ट कर दिया था, और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है आर्यस का, यानी कि आर्यंस का जो रिलीजन है उसमें प्योरिटी ऑफ, उसके बिल्कुल प्योर फॉर्म में जाने में बिलीव करते हैं, उसको रिवाइव करना जरूरी है। उनको क्या लगता था कि ये सारी जो इविल्स हैं, ये सब सारी जो गलत चीजें हैं, सती प्रथा एंड ऑल दैट, ये सब, ये विडो, रिस्ट्रिक्शंस फॉर विडो मैरिज, और यू नो हैविंग द चाइल्ड मैरिज, तो ये सब जो है ये बाद में आई है, और ये कोई रिलीजन नहीं कहता है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती को लगता था। तो ये बाद में हमारे रिलीजन में आ गई है, पर ये रिलीजन में थी नहीं, है ना। सो वी नीड टू गो बैक टू द प्योर फॉर्म, जो असली है हमारा रिलीजन, उसमें अगर हम वापस जाएं तो ये सारी गलत तरीके की प्रैक्टिसेस उसमें नहीं है, ऐसा वो मानते थे। तो वी नीड टू गो बैक टू द वेदास, दैट्स व्हाट दयानंद सरस्वती बिलीव। तो दे बिलीव दैट ऑल द इविल्स, मैंने आपको यही समझाया है, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। So they believe that all the evils that had crept into Hinduism was due to the later interventions by priests। जो लोग priest हैं या पंडित होते हैं, वो बाद में अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर लेते हैं, है ना। एंड हेंस देयर इज अ नीड टू गो बैक टू द प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्योर फॉर्म पे, जो कि इस तरीके के सोशल इविल्स जिसमें नहीं थे, इट वॉज फ्री फ्रॉम दैट। मेनली उन्होंने विडो रीमैरिज प्रमोट किया था, कि जो विधवाएं हैं उनकी दोबारा से शादी की जाए, उस पर कोई रोक ना लगाए, उसको उनको उसकी अनुमति हो। और जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, है ना, वो भी प्रमोट की जाए, मतलब अगर आप अपनी अपनी जाति से अलग किसी जाति में शादी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो विवाह होते हैं वो भी होंगे। एंड बिलीव इन गिविंग इक्वल स्टेटस टू वुमेन, मतलब कि जो महिलाओं की कंडीशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनकी शिक्षा करवाई जाए, तो इस तरीके की चीजों में वो इन्वॉल्व थे। डीएवी स्कूल्स उन्होंने प्रमोट करे, आउट ऑफ विच वन वाज सेटअप इन लाहौर इन 1886। एक डीएवी स्कूल जो है उन्होंने फर्स्ट वन, पहला लाहौर में 1886 में स्टैब्लिश करा था। ये जो पॉइंट्स मैंने जितने मेंशन करे ना, बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इनमें से आप एक भी स्किप कर सकते हैं। बहुत रिफाइन करके और 2 से 3 बुक से देखने के बाद ये क्रक्स निकाला है, तो प्लीज इसको पूरा पढ़िएगा। मेजर लीडर्स थे लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, इनके चारों के नाम आपको याद रखने हैं। शुद्धि मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करा था, कि भाई जो कन्वर्जन हो रहा था क्रिश्चियनिटी में लोगों का, या बदल दे रहे थे ना, धर्म परिवर्तन जिसे कहते हैं, जो हो रहा था, लोग क्रिश्चियन बन रहे थे या इस्लाम में जा रहे थे, है ना, तो उसको दोबारा से हिंदुइज्म में वापस उनको इंकलकेट करने के लिए उन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करा था, इस सबको काउंटर करने के लिए। ओके, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दयानंद सरस्वती के बारे में हम देख लेते हैं। उनका रियल नेम जो है वो मूलशंकर है। वो एक ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे। उन्होंने अपने व्यूज सत्यार्थ प्रकाश में पब्लिश करे हैं। ये बिल्कुल आप बहुत ध्यान से पढ़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। हाँ, उन्होंने सोचा कि जो जाति नहीं होनी चाहिए, कास्टलेस और क्लासलेस, मतलब कि जो कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास क्लास बहुत पैसे, कोई पूंजीपति वर्ग है, तो ये सारी जो डिस्टिंक्शंस हैं ये सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक रिलीजन सबके लिए होना चाहिए, वो है आर्यन रिलीजन। वो कहते थे कि हिंदुइज्म जो है उसके एक ग्लोरियस पास्ट में वो विश्वास रखते थे, कि भाई उसमें एक तरीके से वो प्राइड की फीलिंग लेते थे, उन्हें गर्व था, है ना, वो बहुत गर्व का अनुभव करते थे कि हिंदुइज्म जो है वो एक उनका एक बहुत अच्छी उसकी हिस्ट्री है ना, बेस्ड ऑन द वेदास, एंड क्रिटिसाइज द लेटर इन्वेंशंस लाइक द पुराणास। बाद में जो पुराणास वगैरह को वो क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि पुराणास बाद में लिखे गए थे। He gave the slogan "Go back to the Vedas" to emphasize to the revival of the Vedic purity। उन्होंने वही जो मैंने आपको बताया, बैक टू द वेदास, वेदास से पे दोबारा जाइए, उसकी प्योरिटी को दोबारा वापस लाइए, तो आपको ये सारी गलत प्रैक्टिसेस नहीं मिलेंगी, ऐसा उन्हें लगता था। कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से उन्होंने अपोज किया। ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव द राइट टू वर्शिप एंड सीक यूनियन विद द डिवाइन। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कोई जातिवाद नहीं मानना चाहिए, सबको हक है कि वो पूजा करे, सबको हक है कि वो अपना अपने मतलब भगवान की पूजा करें और उनसे मिले, यूनियन। ओके, he held the view that chaturana system meant that all beings were not born into any caste but were classified into caste बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो उनका था कि भाई ये कोई बर्थ से डिफाइन नहीं होती है कास्ट, लेकिन काम से होती है, कर्म से होती है, कि भाई आप जो काम करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको वो बोल दिया जाता है। वो मानते थे कि वन हैज टू वर्क फॉर आवर सेल्वेशन बाय, मतलब अच्छे कर्म आपको करने चाहिए, कर्म में बिलीवर ऑफ कर्म, कि आप अच्छे कर्म करिए तो आपको मोक्ष मिलेगा। उस तरीके से ना आपको अपना सेल्वेशन खुद अटेन करना है। यू नीड टू अटेन योर ओन सेल्वेशन बाय डूइंग गुड डीड्स। अपोज द सुपीरियोरिटी ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट, वही ही अपोज द आइडिया दैट ब्राह्मण्स आर सुपीरियर टू द लोअर कास्ट, या फिर जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण जाति से है, स्वर्ण जाति से लोग माना जाता है, जो कि अभी मॉडर्न डे में
तो वो किसी से ऊपर है या कोई नीचे है, तो इस सब में वो बिलीव नहीं करते थे। विवाह, बाल विवाह के यानी कि चाइल्ड मैरिज की वो स्टॉन्चली अगेंस्ट इट, उसको पूरी तरीके से वो बिल्कुल उसका विरोध करते थे, है ना। और एंड ड्यू टू दिस प्रॉब्लमैटिक इंस्टीट्यूशन कॉल्ड हिंदूज एज चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन, ओके, उन्होंने हिंदूज को चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन कहा इस प्रॉब्लमैटिक इंस्टीट्यूशन की वजह से। सो ही डिड नॉट सपोर्टेड द एस्केप एंड डिस्टेंसिंग वन फ्रॉम माया वर्ल्डली अटैचमेंट टू सीक यूनियन विद द गॉड एंड अटेन सल्वेशन मोक्षा। उन्होंने कहा कि मतलब खुद को उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया। ऐसे बोलते हैं ना कि वर्ल्डली प्लेजर्स या वर्ल्डली अटैचमेंट जो है बिल्कुल खत्म कर दीजिए, टू सीक यूनियन विद गॉड, तभी आप भगवान से मिल सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को वो उतना सपोर्ट नहीं करते थे। नाउ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही वॉज अ प्रिंसिपल एट संस्कृत कॉलेज, वहां पे प्रिंसिपल थे, और उन्होंने वेस्टर्न थॉट इंट्रोड्यूस करा था संस्कृत लर्निंग में। उन्होंने मेनली जो काम किया है मैं आपको नॉर्मली भी बता देती हूँ। एक तो महिलाओं की शिक्षाओं के लिए ही वर्कड, ही वर्कड एक्सटेंसिवली फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड फॉर विडो रीमैरिज। मेनली ये दो चीज आप याद रखिएगा इसमें। 35 स्कूल्स खोले उन्होंने गर्ल्स के लिए अपने एक्सपेंस से। वुमेन एजुकेशन के पाइनियर माना जाता है उन्हें। वो सेक्रेटरी थे बैथून स्कूल में। स्टॉन्चली सपोर्टेड द विडो रीमैरिज, मैंने ऑलरेडी बताया विडो रीमैरिज को बहुत सपोर्ट करते थे, और उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से अब देखिए फिर से क्या आ गया, एक्ट आ गया, है ना। किसकी वजह से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से। कौन से ईयर में? 1856 में। बिल्कुल याद रखना है। विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 वॉज पास। रिफॉर्म बंगाली टाइपोग्राफी रिकंस्ट्रक्टेड बंगाली अल्फाबेट्स, ये तो सिंपल सा पॉइंट है, मतलब बंगाली अल्फाबेट्स को उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के अगेंस्ट, है ना, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एंड ऑल्सो चाइल्ड मैरिज, उसके भी खिलाफ उन्होंने काफी अपनी आवाज उठाई, काफी काम किया उसके लिए भी। बट मेनली उन्होंने विडो मैरिज एक्ट उनकी वजह से पास हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए उनका मेनली वुमेन एजुकेशन और विडो मैरिज, इन दोनों चीजों के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, और वो ऑब्वियसली उनकी मेहनत रंग भी लाई। देखिए विडो मैरिज एक्ट पास हो गया था 1856 में। तो ये रिसीव द टाइटल ऑफ विद्यासागर विच मीन्स ओशन ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञान का सागर, विद्या सागर, विद्या का सागर, बेसिकली ओशन ऑफ नॉलेज। दो, नॉलेज मीन्स ज्ञान। फ्रॉम संस्कृत कॉलेज कैलकाटा, यहाँ से उन्हें ये टाइटल मिला था विद्यासागर, ओके। अब हम दो लोगों के बारे में और पढ़ेंगे इस क्लास में। गोपाल हरि देशमुख, ही वॉज ऑल्सो नोन एज, पॉपुलरली उनको लोकहितवादी कहा जाता था। उन्होंने रेशनलिज्म प्रमोट किया था, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, मतलब मेनली जो हिंदू रिलीजन में जो मेनली कस्टम्स और रिचुअल्स थे जो उनको लगते थे कि सोशल इविल को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला। रेशनलिज्म को प्रमोट करा कि आप सही गलत में डिफरेंशिएट करने की शक्ति अपने अंदर लाइए। और मानते थे कि सब धर्म एकदम इक्वल है, सबको समानता की नजरों से हमें देखना चाहिए। सोशली भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। किसी भी जाति के अकॉर्डिंग या आपकी क्लास के अकॉर्डिंग कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। यू नो यू ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, वी ऑल डिजर्व टू बी ट्रीटेड इक्वली सिंस वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। सो उसमें वो बिलीव करते थे। उन्होंने आर्टिकल्स कंपोज करे हैं काफी सोशल चेंज पे, महाराष्ट्र में एक वीकली पेपर में जिसका नाम था प्रभाकर। और ये उनका पेन नेम था लोकहितवादी, वो अपना नाम से नहीं, उन्होंने एक पेन नेम लोकहितवादी से किए थे, ओके। नाउ बाल शास्त्री जम्बेडकर, he was known as a father of Marathi journalism, very important point, due to his efforts in starting journalism। जर्नलिज्म को इन्होंने मराठी लैंग्वेज में स्टार्ट किया था, तो इसलिए उनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहा जाता है। उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था दर्पण, जिसमें कि वीडियो रीमैरिज से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करते थे। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी, ठीक है, लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, ये तीनों चीजें उन्होंने शुरू करी थी। लेकिन जो बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी थी और नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी का ही एक पार्ट था ये लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। लेकिन आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। पब्लिश्ड फर्स्ट मराठी मराठी मंथली कॉल्ड दिग्दर्पण इन 1840, पहली मराठी मंथली उन्होंने स्टार्ट करी थी दिग्दर्पण, कब? 1840 में। वो एक फर्स्ट इंडियन थे टू पब्लिश रिसर्च, सॉरी, he was the first Indian to publish research papers। उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे थे इन द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। वो पहले ऐसे इंडियन थे जिनके जो रिसर्च पेपर्स थे उनको एशियाटिक सोसाइटी की जो जर्नल होती है उसमें पब्लिश किया गया था। was the first person to print दन्यानेश्वरी, a commentary on भगवद गीता in 1845। ठीक है, तो उन्होंने he was the first person, उन्होंने उसको प्रिंट फॉर्म में पहली बार प्रिंट करवाया था दन्यानेश्वरी को
जो कि एक कमेंट्री है भगवत गीता पे, कब, 1845 में। ओके, so yeah, once again contact, I hope you first of all you understood everything I taught. फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरी नेक्स्ट क्लास में इसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। आपको छोटी से छोटी चीज भी कोई ना समझ में आई हो, हालांकि मैंने पूरा प्रयास करा है आसान से आसान भाषा में और दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल रखने की पूरी कोशिश करी है, that I otherwise I'm from English medium but I tried my best to just teach in both the languages, so that you can understand. सो यू नीड टू कॉन्टेक्ट, अदर देन दैट अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है अभी भी तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो में हमारे बैच का, उससे एनरोल कर सकते हैं बैच में। बैच से रिगार्डेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ ही सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम लोग एग्जाम डेट्स हो या कोई एग्जाम से रिलेटेड नोटिस हो या फिर क्विज हो, छोटे छोटे क्विज या कुछ भी हम लोग वहां पे शेयर करते रहते हैं, है ना। वहां पे भी हम लोग आइडियाज आपको देते रहते हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी के बारे में बताते रहते हैं, तो आप एटलीस्ट वो तो आप ज्वाइन एटलीस्ट वो तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, है ना। So this was all about it today. I hope you all understand and I really wish that all of you get into your dream colleges. Thank you so much. Good luck.